गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 23 मई का द हिंदू। आज 23 और 24 दोनों रहेगा, ज़्यादा कंटेंट है नहीं, सो दोनों एक मर्ज रहेगा एक में। फर्स्ट है चागोस आइलैंड को लेकर के। ये जो चागोस आइलैंड है, कई द्वीपों का एक समूह है। कई द्वीपों का समूह है और ये कहाँ स्थित है? यह है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। और इस पर अधिकार अभी तक था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन ने, और इस पर दावा करा था मॉरिशस, तो ब्रिटेन ने इसकी जो संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब अधिकार, दे दिया है किसको? ये ट्रांसफ़र किया है, मॉरिशस को कर दिया है, क्योंकि मॉरिशस मांग कर रहा था कि उसका अधिकार है तो उसको मिलना चाहिए, तो अब ब्रिटेन ने इसको दे दिया है। ये न्यूज़ है। तो जो चागोस आइलैंड है, कई द्वीपों का समूह है। इसी में से एक द्वीप का नाम है डियागो गार्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे अलॉन्ग विद चागोस। ये द्वीप है, चागोस आइलैंड जो द्वीप समूह है उसके अंतर्गत एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, और इस पर अधिकार है अमेरिका प्लस ब्रिटेन, दोनों के बेस हैं यहाँ पर। डिएगो गार्सिया पर यहाँ पर सैन्य अड्डा है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि हिंद महासागर में कहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, तो आप बताइए डिएगो गार्सिया का, और अधिकार किसका है? यूएसए का। लेकिन यहाँ पर किया क्या गया है कि डिएगो गार्सिया पर को भी मॉरिशस को सौंप दिया गया है, लेकिन इसके बदले में मॉरिशस को कुछ पेमेंट दिया जाएगा, मॉरिशस को भुगतान दिया जाएगा। तब कुछ पैसे ना मॉरिशस को इसके बदले मिलेंगे। अब यहाँ पर इनका सैन्य अड्डा है, तो यहाँ पर इनका लॉजिस्टिक, हवाई अड्डे, जहाज, ये सब यहाँ पर पार्क हैं। तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है एशियाई क्षेत्र में तो ये अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए, गैदरिंग के लिए आवश्यक हो जाता है। प्लस काउंटर टेरर ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब आतंकी घटनाएं जो होती हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो वहाँ पर काउंटर टेरर ऑपरेशन करने में भी सहायता मिलती है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। और ये एग्रीमेंट जो हुआ है सैन्य अड्डा को लेकर के, ये हुआ है 99 ईयर के लिए। इसके बदले हर साल इनको एक पेमेंट मिलेगा मॉरिशस को। ठीक है, 101 पाउंड, सॉरी, जो भी पेमेंट मिलेगा उसका एक फिक्स पेमेंट इनको मिलेगा मॉरिशस को। नेक्स्ट है भारत में एफडीआई को लेकर के। एफडीआई में कमी। हमें एफडीआई पता होना चाहिए क्या है। कमी तो हुई है, नो डाउट। डेटा कौन रिलीज करता है एफडीआई का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 और 25 के आंकड़े दी जो है पब्लिश हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत का एफडीआई नेट एफडीआई 353 मिलियन हो गया है। तो आंकड़ा नहीं याद रखना है, हमें एफडीआई पता होना चाहिए कि है क्या। तो इसमें क्या हुआ, एफडीआई क्या होता है, जैसे ये है भारत, तो विदेशों में जो कंपनी है, मान लीजिए फेसबुक है, तो वह हमारे यहाँ पैसे लेके आएगी, मान लीजिए 50 बिलियन पैसे लाया उसने, यहाँ पर प्लांट बनाया। तो ये क्या हुआ, विदेशों से जो भारत में निवेश के लिए आए वो क्या है, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या है, जो विदेशों से भारत में निवेश के लिए पैसा आता है, दैट इज विदेशी निवेश। लेकिन ये तो हो गया एफडीआई। उसी समय कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे देश की जो कंपनी है, मान लीजिए टाटा, ये विदेश में निवेश करना चाहती, तो यहाँ से पैसा 50 बिलियन बाहर भी तो जाएगा, जितना भी निवेश करेंगे। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो विदेशी निवेश क्या हुआ, भारत में बाहर से आने वाला निवेश, मतलब विदेशों से आने वाला निवेश एफडीआई कहलाता है। और ये जब किसी भी देश में एफडीआई आता है, निवेश आता है विदेश से, तो क्या फ़ायदा होता है। तो पहले तो शुरुआत होगी, निवेश आया है, निवेश का मतलब पैसा आया है, पैसा विदेशी मुद्रा में होगा, विदेशी मुद्रा को क्या बोलते हैं, फॉरेक्स। तो देश में क्या बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा। प्लस निवेश हुआ है, तो निवेश जब होगा तो जिस भी क्षेत्र में हो, एक तो उत्पादन बढ़ाएगा ही, वस्तु का उत्पादन करे या सेवा का, प्लस अवसंरचना में सुधार होगा, वो आएगा कुछ ना कुछ बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। विदेशों से आया है कोई कंपनी, यही मान लीजिए फेसबुक आई है, एप्पल ने भारत में प्लांट लगाया है, तो टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। अगर एप्पल का फ़ोन बनाना है तो टेक्नोलॉजी ऑफ, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो जो टेक्नोलॉजी आती है उससे क्या होता है, दक्षता आती है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। अब ये उत्पादन होगा, निवेश होगा, तो ये उत्पादन होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी कम होगी, और रोज़गार सृजन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये अर्थव्यवस्था में लिंकेज है, याद रखेंगे, हमेशा काम आएगा हर जगह पर। और उत्पादन को जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, यही ग्रोथ होगी तो विकसित भारत बनेगा। और ग्रोथ होगी तो हम चाह रहे हैं 5 ट्रिलियन वाला टारगेट, भारत का टारगेट है, तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी का साइज 5 ट्रिलियन हो जाए। ये सारे कहाँ से लिंकेज हैं, एफडीआई से। जैसे अब घर में जो हमारे देश के अंदर निवेश है, पैसा है, वो कम है, निवेश नहीं हो पा रहा है, तो हम विदेशों से निवेश की अनुमति दे देते हैं, इसे बोलते हैं एफडीआई। तो अभी हमने देखा ये होता है ग्रास एफडीआई। ग्रास एफडीआई क्या होता है, विदेशों से जो निवेश आता है वही है, विदेशों से आने वाला निवेश, कंपनियां बनाना, नया पुराना जो भी है। लेकिन एक होता है नेट एफडीआई। नेट एफडीआई में क्या होगा कि अब देखिए हमारे पास पैसा आया तो विदेशों से, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कोई कंपनी बाहर निवेश करने चली गई, जैसे टाटा, तो हमारा नेट एफडीआई क्या होगा, कम हो जाएगा। विदेशों से आने वाला पैसा प्लस भारत से बाहर जाने वाला निवेश,
तो मान लीजिए विदेश से आए थे 100 बिलियन, हमारे देश की कंपनी ने दूसरे देश में जाकर जो है 70 बिलियन खर्च कर दी, तो हमको कितना बचेगा? 30 बिलियन। मतलब नेट एफडीआई 30 ही बिलियन हुआ। 100 बिलियन हमारे यहाँ है एफडीआई, और हमारे घर से 70 बिलियन बाहर चला गया, तो नेट एफडीआई बचा 30 बिलियन। तो किसी भी देश के विकास के लिए एफडीआई बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो विकास से सीधा जुड़ा हुआ होता है, इससे रोजगार, विकास, सब कुछ उसी से लिंक है। नेक्स्ट है अमृत भारत रेलवे स्टेशन। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, ये क्या है? नाम क्या है इसमें? देखिए, रेलवे स्टेशन केंद्र में है, तो उसी को रखिए केंद्र में। नाम का जो मूल उद्देश्य है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विकास। यात्री सुविधाएं क्या है? जैसे पानी पीने की सुविधा, वेटिंग एरिया, डिस्प्ले बोर्ड, अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? यात्रियों के लिए सुविधाएं होती हैं। प्लस इसमें और चीज़ क्या है जो जोड़ा गया है इसमें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर लोकल जो कल्चर है, स्थानीय जो संस्कृति है, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे किसी स्थान पर कोई विशेष लोक नृत्य है, तो उसको दीवारों पर वहाँ बना दिया गया, तो लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या फेमस है। वहाँ का कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो उसकी आकृतियाँ उकेर दी गई, तो उस स्टेशन को लिंक किया जा सकता है कि वो शहर किस चीज़ के लिए फेमस है, या वो जो राज्य है वो किसके लिए फेमस है। तो वहाँ की कल्चर को वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये आपका अभी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। 103 जो है स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। तो कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन पर अवसंरचना का विकास किया जा रहा है इनके माध्यम से। और रेलवे स्टेशन पर क्या हो सकता है? वाईफाई की सुविधा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक है अर्बन फॉरेस्ट को लेकर एक न्यूज़ थी, उसमें एनालिसिस। तो अर्बन फॉरेस्ट में क्या है? शहरी जंगल या वन। तो शहरी वन का मतलब ये हुआ शहरों में जो वन होते हैं, शहरों में या शहर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो वन होते हैं, उनकी महत्ता के बारे में बात की गई थी। तो अर्बन फॉरेस्ट इसलिए चर्चा में है। कारण क्या है? शहर के आसपास जो शहरी जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनकी कटाई बहुत ज़्यादा की जा रही है। कटाई का एग्जाम्पल जैसे कहाँ कहाँ पर हुआ, अभी आपने जैसे देखा होगा हैदराबाद में काची बाउली में जो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई, मुंबई में आर्य कॉलोनी में, ठीक है, दिल्ली में की गई, दिल्ली रिज के आसपास के क्षेत्रों में। तो इन सभी जगहों पर न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से इन चीज़ों को रोका गया। न्यायिक हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशन, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया इसमें कटाई को रोकने को। क्यों ये हमारे लिए अर्बन फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है? हमारे लिए कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अब
ये जब शहर में होते हैं तो शहरों में एक कंसेप्ट होता है हीट आइलैंड का। हीट आइलैंड, तो इसका प्रभाव क्या होगा? हीट आइलैंड का प्रभाव कम होगा। हीट आइलैंड क्या होता है? शहर जो होते हैं कंक्रीट के जंगल बोलते हैं। शहर क्या है? कंक्रीट के जंगल हैं। कंक्रीट के जंगल का मतलब हर जगह कंक्रीट, रोड भी, घर भी, मकान भी, बिल्डिंग, हर चीज़ कंक्रीट की बनी हुई है। तो ये क्या करते हैं? ऊष्मा अवशोषित करते हैं दिन में, और रात में ऊष्मा मुक्त करते हैं। मान लीजिए ये आपका शहर है, क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो रोड बनी हुई है, यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, तो पक्के बने हुए हैं, तो ये तापमान को मुक्त करते हैं। और जिससे होता क्या है कि इस जो शहर होता है, इसके ऊपर ये हवा जब जाएगी गर्म होके, तो यहाँ का जो तापमान होता है वो अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में? ये आसपास का जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है, इधर तापमान कम है और यहाँ तापमान ज़्यादा। तो देखिए ये एक आइलैंड की स्थिति में आ गया। जैसे यहाँ का तापमान ज़्यादा है जबकि आसपास के क्षेत्रों कम है। तो एक आइलैंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ हीट से। तो आसपास का तापमान कम, लेकिन शहर के ऊपर का तापमान अधिक होता है। दिस इज कॉल्ड हीटलैंड इफेक्ट, हीट आइलैंड इफेक्ट। तो जब ये जंगल रहेंगे तो क्या होगा? ये ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव कम होगा। दूसरा, शहरों में जो प्रदूषण होता है उस उसको क्या करेंगे लोग? कम करते हैं। जैसे CO2 आप निकलती है वाहनों से। इसके अलावा PM2.5 एंड PM10 ये जो होते हैं, इनके भी प्रभाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? दोनों ही चीज़ों से आपका जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है इनसे। प्लस शहरों में जैसे फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़, तो पेड़ रहते हैं तो क्या होता है? जल्दी से जो जल होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। क्योंकि शहरों में क्या, हर चीज़ तो पक्की बनी हुई है, मिट उसकी क्या बोलते हैं, कंक्रीट की। तो पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है और निकासी व्यवस्था ठीक होती नहीं है। अगर ये प्लांट लगे होंगे तो क्या होगा कि प्लांट की जड़ों के माध्यम से जल ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो बाढ़ की समस्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये शहरी जो जंगल है उसका फ़ायदा है, इसलिए इनको बचाया जाना चाहिए। प्लस अभी इसके बारे में कुछ समझना, जैसे कि जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार दिया गया है उसमें। और जीवन के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में दिया है राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सेफ से बेहतर क्लीन होगा, सेफ नहीं होगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मतलब आसपास की वायु स्वच्छ हो, जल स्वच्छ हो। तो स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अब शहरों की वायु स्वच्छ तब होगी जब वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, जंगल लगे होंगे आसपास के क्षेत्रों में। तो इसलिए भी हमारे लिए क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो ये होने चाहिए और सरकार के द्वारा इनको गिराया नहीं जाना चाहिए। हमारी जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसके तहत क्या होना चाहिए? 1/3 जंगल होने चाहिए देश में। है कितने इसमें? 25% के आसपास। ठीक है, ये 23 तारीख का हमने ख़त्म कर लिया। 24 तारीख के लिए एक दो टॉपिक है इसमें। 24 के लिए 24 मई के
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट है जो हुई है अभी। तो ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका? इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। क्यों महत्वपूर्ण है ये समिट हमारे लिए? ये उत्तर पूर्वी भारत के विकास को केंद्र में रखकर आयोजित की गई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास को लेकर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन शामिल है? तो ये पोर्शन इस तरफ का जितना है ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। और यहाँ पर कितने स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? 8 राज्य हैं। इसमें से 7 और 1 जो 7 स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि सिस्टर्स। एक ये कौन है? सिक्किम। बाकी 7 कौन से हैं? तो याद रखेंगे 7 सिस्टर्स जब आता है तो सिक्किम शामिल नहीं है, इसे याद रखना है, बाकी तो भूल जाओगे तो भी चल जाएगा। एक है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आपका नागालैंड, उसके नीचे आपका मणिपुर, उसके बाद आपका मिजोरम, उसके बाद आपका त्रिपुरा। इन दोनों ही राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है नॉर्थ ईस्ट में। तो हो गए आपके 5, 2 बचे। एक हो गया असम और दूसरा हो गया मेघालय। तो ये हो गया 7 सिस्टर्स। तो इनके विकास को लेकर के आयोजित किया गया है। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, डाइवर्स नेशन है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें भी डाइवर्स में भी डाइवर्स है। कैसे? यहाँ की जो संस्कृति है, यूनिक संस्कृति है, भाषा, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है, तो बहुत ही डाइवर्स है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये क्या है? ये गेटवे है, गेटवे ऑफ आसियान। आसियान के देशों के साथ संपर्क करने का एक माध्यम है। अगर हम इसका विकास करते हैं तो हम आसियान के देशों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसी समितियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर अवसंरचना का विकास हो, और इंफ्रा है, अवसंरचना है, जो भी है एक ही बात है दोनों, ताकि उत्तर पूर्वी भारत का विकास हो सके। वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? पोटेंशियल में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आप देखेंगे पेट्रोलियम है वहाँ पर, असम में है ना, असम में। तो पेट्रोलियम क्या है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। वहाँ जो बैम्बू है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वहाँ पर टूरिज्म की संभावनाएं हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स की संभावनाएं हैं, प्लस वहाँ पर चाय का उत्पादन है। तो ये वहाँ पर क्या है? संभावनाएं हैं, जिनका हम दोहन करेंगे तो उस क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो विकास हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है। अभी हाल ही में जो क्या नाम है, बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस का बयान आया था जब ये चीन गए थे, कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है
पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, वह लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड एरिया है, कंट्री नहीं, लैंड लॉक्ड एरिया है, क्योंकि सामने बांग्लादेश बना हुआ है उसके। अब ये बयान बहुत ही कूटनीतिक बयान था इनका, तो भारत ने इसका रिस्पॉन्स किया। इनके साथ, इनके यहाँ से जो हमारे यहाँ निर्यात होता था उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, कारण क्यों है? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत, वो समुद्र से कनेक्ट नहीं है। दूसरा, वह भारत से कनेक्ट है एक हल्के से रास्ते के माध्यम से। ये रास्ता है पश्चिम बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है, ये रास्ता है, तो मुश्किल से 30-32 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसीलिए इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं चिकन नेक, बहुत सकरा गलियारा है। तो यहाँ पर अगर बाधा उत्पन्न कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अलग हो सकता है, भारत से कट जाएगा। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा है। तो भारत ने कहा है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और ये भारत यहाँ तक अपना सामान पहुँचाएगा। उसके लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। कौन सा? कलादान प्रोजेक्ट है, म्यांमार से होते हुए ये जाएगा। तो ये उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। ये कहाँ हुई है? ये भी दिल्ली में हुई है। नीति आयोग आप लोग जानते होंगे, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये बनाया गया है किसकी जगह पर? योजना आयोग को रिप्लेस किया है इसने, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया था। और इसमें जो इसका उद्देश्य है, ये पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है, मतलब थिंकिंग का काम करता है। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। और इसका जो अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच है, बहुत पूछा जाता है आपसे। और योजना आयोग का जो अप्रोच था टॉप टू बॉटम अप्रोच था। दोनों का जो मूलभूत अंतर है वो ये है। इसी नीति आयोग का जो संरचना देखेंगे तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ जो याद रखना है, यह नीति आयोग जो है संवैधानिक संगठन नहीं है, ना तो सांविधिक है ना ही संवैधानिक है, तो यह गैर संवैधानिक है। या कभी कभी आता संविधानेतर, जैसे योजना आयोग था सेम वैसा ही इस मामले में है।
तो नीति आयोग का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और इसमें एक होता है गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग में, उसी की बैठक हुई है। तो गवर्निंग परिषद क्या होती है इसकी? इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल है? मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर यूटी है, दिल्ली यूटी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ पर सदस्य हैं। और जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है यूटी में, संघ शासित क्षेत्रों में, वहाँ पर एलजी इसके मेंबर हैं। तो इसी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम। तो ये जो हमारा नीति आयोग है वो आधारित है, प्रमोट क्या करता है? सहकारी संघवाद को प्रमोट करता है, सहकारी संघवाद को। ये क्या होता है? ये कंसेप्ट है जहां राज्य और संघ, संघ का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार मिलकर काम करते हैं एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और नीति निर्माण करेंगे, जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, प्रायोरिटीज़ तय करेंगे, देश की क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनको लागू करेंगे, तो सब कोऑपरेट करके। सहकारी संघवाद यही है, जहाँ संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और उद्देश्य क्या है? देश का विकास। तो यही है सहकारी संघवाद। तो आज का यहीं तक। थैंक यू।